हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो पिछले क्लास में क्लास 10th का जो कि लेक्चर 2 का वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। उसके पहले लेक्चर 1 भी आया था, तो जो कि लाइव प्रोसेस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लेक्चर 3 होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इसको शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट हो सके। ये हम लोग लेक्चर पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसके बाद आप लोग जैसे पता है कि पिछले 3 वीडियो हम लोग और देखे हैं जो कि एनसीईआरटी पोर्शन से भी लाइन बाय लाइन हम लोगों ने कवर किया है। ऐसे ही करके एनसीईआरटी का सिर्फ 3 पार्ट और बचा है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी का ये पूरा होल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में जो है हम लोग का ये लेक्चर 3 जो कि लाइव प्रोसेस चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है अभी। तो इस वीडियो को आगे आप लोग अब देखते रहें, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखेंगे पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने केल्विन साइकिल तक आके यहाँ पे केल्विन साइकिल को छोड़ दिया था, मतलब केल्विन साइकिल से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। फिर आगे हम लोग अब केल्विन साइकिल को थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग आगे फिर देखते हैं केल्विन साइकिल के बाद कौन सा टॉपिक आता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे केल्विन साइकिल कुछ उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस समझ लेना है। इसको डीपली हम लोग समझेंगे क्लास 11-12 में जब पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग देखते हैं क्या है केल्विन साइकिल। तो देखिए यहाँ पे पहले एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इसी का साइकिल बनता है, ठीक है। ये 6 राउंड ऑफ साइकिल बनेगा तभी जाके एक शुगर का बोल सकते हैं या एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर का फॉर्मेशन करना। 6 बार ये केल्विन साइकिल चलता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर यहाँ पे बनता है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 6H2O 6CO2, मतलब वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स को लिया जा रहा है। ये सामने वाला नंबर मॉलिक्यूल्स को दर्शाता है, आप लोग केमिस्ट्री 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। फिर 6 राइबोलेज बाइफॉस्फेट, ठीक है, राइबोलेज बाइफॉस्फेट लिया गया है। 18 ATP यहाँ पे है, 12 NADPH है प्लस 12H प्लस है, ठीक है। H प्लस यहाँ पे आयन लिया गया है। किससे पास कराया जा रहा है, रूबिस्को एंजाइम से पास कराया जा रहा है। राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखेंगे, ये किस चीज का फॉर्मेशन है, बोल सकते हैं यहाँ पे ये शुगर दिखा रहा है, शुगर को दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे सुक्रोज वगैरह बन सकता है। 12H2O बना इससे रिएक्ट करके वहां पे, ठीक है। 18 ADP जो 18 ATP था ये यहाँ पे आया 18 ADP प्लस 18 PI में बदल गया, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, जो जिस स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा परेशानी हो रही है वो जरूर लेक्चर 2 को जाके देखे, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर हम लोग पढ़े हुए। वहां पे मैंने समझाया है कि 18 ADP और 18 ADP नहीं, वहां पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के कैसे ATP बना, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, वहां पे मैंने पूरा उसको डिस्कस करके समझाया है। तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो आसानी होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे NADPH प्लस, जो H प्लस यहाँ पे है ये यहाँ पे NADP प्लस में बदल जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो साइकिल है, इस साइकिल के बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रूबिस्को, ये रूबिस्को एंजाइम हो गया। इसके साथ इसका करा दिया रिएक्शन। फर्स्ट स्टेज में देखेंगे यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन का फिक्सेशन होना, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन भी इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो CO2 रूबिस्को से पास हुआ था, कार्बन फिक्स हो गया, ऐसे स्टेट में फिक्स हुआ देखिए। तो जिसका यहाँ पे क्या बना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, मतलब तीसरे नंबर पे क्या है, फॉस्फोरस है। और Ga का मतलब फॉस्फोरिस, यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं या फिर ग्लाइसरेट बोल सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर यहाँ पे देखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, 6 ATP जो कि बदल जा रहा है यहाँ पे 6 ADP में। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, NADPH बदल जा रहा है NADP प्लस और H प्लस में, जो कि यहाँ पे क्या था, NADPH और 12H प्लस मिलकर NADP प्लस बन रहा था, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखेंगे ATP ADP में बदल रहा है, NADPH बदल रहा है NADP और प्लस H प्लस में बदल रहा है, जो कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे अब 3PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे रिडक्शन के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, जो मॉलिक्यूल Ga3P ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर यहाँ फॉस्फेट आ रहा है, ठीक है, ग्लाइसरेट बना हुआ है,
ग्लाइसरेट। फिर ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं ग्लाइसरेट का मतलब हुआ 3 कार्बन और तीनों पे CHO प्रेजेंट रहेगा। तीनों मतलब कार्बन नहीं, CHO ही CHO 3 बार आएगा। जिस तरह हम लोग ग्लाइकॉल पढ़ते हैं, ग्लिसरॉल पढ़ते हैं, तो कार्बन पे 3 बार OH आता है तो ग्लाइसरॉल हो गया, 2 बार आया तो ग्लाइकॉल। यहाँ पे कार्बन तो नहीं, यहाँ पे मतलब कार्बन के साथ साथ जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप बोल सकते हैं, तो वहीं CHO 3 बार आ गया, उसको हम लोग ग्लिसरेट में ले लेते हैं। ठीक है, ये फिर हो गया। फिर यहाँ से वन मॉलिक्यूल Ga3P ग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फेट नीचे चला गया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गया। ठीक है, C6H12O6 जो फॉर्मूला आप लोगों को पता है। और यहाँ से एक इधर गया, 5 इधर चला गया, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा था, एक इधर गया, एक इधर, 5। इस 5 से क्या हुआ, रीजनरेशन होगा ऑफ RUBP एंजाइम का। फिर यही प्रोसेस आगे ऐसे ही करके बढ़ता चलेगा। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP बन गया, फिर इसके साथ CO2 के साथ रुबिस्को जो के साथ एंजाइम के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके फिर आगे कार्बन फिक्सेशन। ऐसे ही करके जब तक 6 साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब 6 साइकिल या फिर 6 टर्न्स बोल सकते हैं इस केल्विन साइकिल का, इट प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे रिएक्शन साइकिल। आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये आप लोग को थोड़ा टफ लग रहा है तो मैंने यहाँ पे एक और फिगर यहाँ पे दिखाया है, इसको आप लोग देखेंगे थोड़ा इजीली वे में। केल्विन साइकिल, ऐसे केल्विन साइकिल अभी हम लोग को 10th क्लास में उतना ज्यादा डीपली जानना नहीं है, बट इतना ही जितना जानना है जितना मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट देखेंगे, CO2H2 एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन ये हो गया पहला। उसके बाद देखेंगे वहां पे जैसा देखे थे फॉस्फोग्लिसरेट जो हम बोल रहे थे, या फिर PGA को फॉस्फोग्लिसरेट एसिड भी बोलते हैं कभी कभी, कोई कोई बुक में लिखा रहता है। तो कार्बोक्सिलेशन के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर रिडक्शन हो रहा था सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं पहला, ये यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड थोड़ा साइन कर रहा होगा। सेकेंड में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रिडक्शन। क्या लिखेंगे, रिडक्शन। और याद रखिएगा CO2 जो H2O जो आ रहा है एटमॉस्फेयर से आएगा, इस चीज को हरदम आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहां से फिर जो बन रहा रिडक्शन के बाद ट्रायोज फॉस्फेट जो सुक्रोज और स्टार्च, यहां पे लिखेंगे थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। याद रखिएगा ये सब चीज को। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर एक आएगा, फिर देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ATP फिर ADP में बदल गया, फिर वही प्रोसेस। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसके पहले वाला आप लोग देखे हैं पूरा अच्छा से वहां पे समझाया गया था शॉर्टकट में, वहां पे फिगर भी बताया गया था कि ग्लिसरेट कैसा दिखता है, ट्रायोज कैसा दिखता है, रीजनरेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट क्या होगा, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। तो ये 4 प्रोसेस एग्जाम में यही सब कुछ कुछ पूछता है, क्या क्या प्रोसेस में इन्वॉल्व होता था, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन और रीजनरेशन। ये हम लोग का हो गया केल्विन साइकिल यहाँ पे एंड। अब हम लोग स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में। मतलब इस चीज के बारे में पढ़ना है। अभी तक फोटोसिंथेसिस का साइड पढ़े, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। अब पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब इन फैक्टर्स से, फैक्टर्स कुछ कुछ फैक्टर हैं उनके जैसे लाइट हो गया, ये सभी के कारण क्या क्या फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होता है, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करना है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग में क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग का आता है लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का जरूरत है, सभी का जरूरत नहीं भी है। कैसे, जरूरत तब है जब वो लिमिटेड में हो, और जरूरत तब नहीं है जो ये अनलिमिटेड हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, इनएडिक्वेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर आपका क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया। मतलब सबका जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, बट ये इफेक्ट करता है तब जब ये ज्यादा हो जाता है। जैसे लाइट इंटेंसिटी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबको पता है कि लाइट इंटेंसिटी कहां से कहां होना चाहिए, सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। ये होना चाहिए 390 टू 700 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ जो होगा लाइट का वो होना चाहिए। ठीक है, या फिर 400 बोल सकते हैं, इसको हम लोग PAR भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये हो गया हम लोग का। लाइट इंटेंसिटी हम लोग जैसे देखते हैं रेड और ब्लू में,
रेड और ब्लू में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से काम करता है। वहीं अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन में फोटोसिंथेसिस एकदम अकर नहीं करता है, मतलब एकदम होता ही नहीं अगर बोले तो 390 टू 700 यहाँ पे या फिर 400 टू 700 भी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है नैनोमीटर के बीच में, क्योंकि PAR पार रेडिएशन फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन का ये दिया हुआ है एक रेंज। यहाँ पे रेड और ब्लू लाइट में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग विबग्योर के बारे में चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। फिर सेकंड दिया हम शॉर्टकट में इसको लेके चलेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जरूरी है, अगर ये अनलिमिट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अगर एक्सेस हो जा रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ CO2, ठीक है, बिकॉज टॉक्सिसिटी इन प्लांट, मतलब टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा अगर एक्सेस ऑफ CO2 हो रहा है तब। ये चीज आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पहला हम लोग देख लिए, फिर दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लिए। तो जनरली हम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस में ये यूज होता है, ठीक है, बट ये ज्यादा हो जाए तो फिर यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपीरेशन का, ट्रांसपीरेशन बोल रहे हैं, जो रिस्पायरेशन का जो रेट है उसमें फिर प्रॉब्लम आने लगा। कैसे, मान लेते हैं CO2 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा, दिन के वक्त CO2 आ गया सब, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सब फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया CO2, जितना भी फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा था सब यूज हो गया, तो रात के वक्त क्या होगा, प्रॉब्लम होगा यहाँ पे O2 को इवॉल्व होने में, ठीक है, O2 जो दिन में इवॉल्व हो जाएगा पूरा, क्योंकि दिन में CO2 यहाँ क्या हुआ कि सब यूज होने लगा फोटोसिंथेसिस में, तो O2 दिन में इवॉल्व होने लगा, CO2 जब यूज होगा, हम लोग देखें CO2 वाटर का रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में, तो O2 बनता है, तो O2 यहाँ पे क्या होगा, दिन में बन जाएगा, तो सब CO2 क्या हुआ, खर्च हो गया। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं CO2 टोटल क्या हुआ, खर्च हो गया दिन में ही, ठीक है, और O2 यहाँ पे इवॉल्व होने लगा दिन में खूब अच्छे से, CO2 खर्च हुआ दिन में फोटोसिंथेसिस में, O2 इवॉल्व होने लगा दिन में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ तब, अब क्या होगा, रात को O2 इवॉल्व ही नहीं होगा, रात को क्या होगा, O2 रात के वक्त यहाँ पे लिखेंगे नाइट, इवॉल्व ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, CO2 फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, यूज हो गया, तो दिन के वक्त ही मान लेते हैं कि खत्म हो गया, तो O2 दिन के वक्त निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और O2 रात को इवॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर देते हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दें, जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देखें और इसको शेयर करें अपने दोस्त के साथ, उनको भी बोले आंसर देने, ताकि बेटर अपना जो भी होगा आपको अच्छा इसमें हेल्प करेगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम हो सकता है मैच भी करे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, हम साइड में ही लिखना चाहेंगे कि यहाँ बोर्ड थोड़ा साइन कर रहा है। जनरली वी सजेस्टेड, हम लोग को सजेस्ट किया जाता है, सजेस्टेड दैट नॉट टू, ये नॉट है, ठीक है, नॉट टू स्लीप इन द शेड्स ऑफ ट्री एट नाइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी यहीं पे है, इतना ही दूर में जो पढ़ाए हैं अभी तक, इतना ही दूर में आंसर है। इसको छोड़ के आपको आंसर पता है, लेकिन आपको वो सजा के कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, जनरली वी सजेस्टेड दैट नॉट टू स्लीप इन द शेड्स ऑफ ट्री एट नाइट। रात के वक्त ट्री के नीचे हम लोगों को सोना नहीं चाहिए, ऐसा जनरली बोला जाता है, कहावत भी सुनते आए हैं। तो बायोलॉजिकली आप लोग चाहेंगे स्टूडेंट 10th क्लास वाले हम कि आप लोग इस चीज को प्रूव करके आंसर में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से अभी तक देखे हुए तो जरूर ही इसका आंसर मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आप सभी को पता है कि वाटर का बहुत जरूरी है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है हम लोग का प्रोसेस वहां भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर कम अगर हो जाए, अगर यहाँ पे बात करें मिनिमम एडिक्वेट मात्रा में, अगर वाटर एडिक्वेट हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे एडिक्वेट, तो फिर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या होगा, उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, बेटर तरह से नहीं हो पाएगा। ये हो गया वाटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एक रेंज है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। लगभग जो टेम्परेचर जो मेनली हम लोग लेकर चलते हैं ग्लोबली, वो हो गया 20 to 35 या फिर 20 to 30 हम लोग लेके चलते हैं, 30 ही लेके चलेंगे,
डिग्री सी, यहाँ भी डिग्री सी है, ठीक है। 20 to 30 डिग्री या फिर 35 डिग्री ये हम लोग का ग्लोबली टेम्परेचर जो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज और एक याद रखिएगा, व्हेन टेम्परेचर बिकम लो, अगर टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाता है, टेम्परेचर अगर लो हो जाता है तो क्या होगा स्टूडेंट, रूबिस्को जो एंजाइम है, रूबिस्को जो एंजाइम है ये इनएक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप सभी को पता है रूबिस्को एंजाइम का कितना हेल्प है एक शुगर के मॉलिक्यूल्स को बनाने में। अभी हम लोग जस्ट केल्विन साइकिल देखे हैं, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर में कमी आ जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो रूबिस्को एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। रूबिस्को का फुल फॉर्म भी आप लोग देखे हैं, राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसके पहले क्वेश्चन ये सब आता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। पॉल्यूशन की बात करें अगर स्टूडेंट, तो पॉल्यूशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पॉल्यूशन अगर कैसे, जैसे CO2, ठीक है, सॉरी CO2 बोल रहे हैं, SO2, या फिर बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ सकता है, यहाँ पे O3 भी आ सकता है। ये सब क्या करता है, ब्लॉक्स द सरफेस ओवर द एपिडर्मिस, या फिर स्टोमाटल ओपनिंग के सरफेस को ब्लॉक कर देता है, एपिडर्मिस के ऊपर अपना एक लेयर बना लेता है। बात समझ में आ रही है, क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक्स द सरफेस ऑफ स्टोमाटा, या फिर एपिडर्मिस के ऊपर आप लोग बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, आके वैसे ही अपना एक परत बना लेता है। तो ये हो गया SO2 O2 पोल्यूशन से भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फैक्टर जो है इफेक्ट हो रहा है, ये फैक्टर एक बन रहा है पोल्यूशन का। सेकेंड, उसके बाद पॉइंट दिया हुआ इंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंड प्रोडक्ट क्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इंड प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्चा करेंगे। सुक्रोज हो गया, स्टार्च बनता है जो इंड प्रोडक्ट के रूप में, तो सुक्रोज इज यूज्ड बाय द सेल, स्टार्च इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। स्टार्च जो है यूज किया जाता है फ्यूचर के लिए, कहाँ पे, प्लांट्स के केस में बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये स्टार्च कहाँ पे रहता है, मेनली प्लांट्स के सीड्स में, फ्रूट्स में। उन फ्रूट्स को जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग के बॉडी में भी वो एनर्जी मिलता है स्टार्च के ही थ्रू। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये चीज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर फूड के रूप में प्लांट्स में स्टार्च है, वैसे ही आप सभी को बताया गया है। उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं सिर्फ बता देता हूँ कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है लीवर और मसल सेल में। अब उसका नाम क्या है ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, कि हम लोगों में जो क्या बोलते हैं, फ्यूचर के रूप में जो फूड रखा जाता है, फ्यूचर फूड बोल, रिजर्व फूड बोल सकते हैं, उसका क्या नाम होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको कमेंट में बताइए। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर है वाटर। वाटर भी यहाँ पे लिबर्टेड होता है, वाटर भी निकलता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के दौरान। इट इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस लाइफ प्रोसेस, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। थर्ड इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द या फिर थ्रू स्टोमाटा ओपनिंग बोल सकते हैं, एंड यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिस्पायरेशन। हम लोग भी रिस्पायरेशन के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये था एंड प्रोडक्ट, ये था फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिए पूरा, इसको आप लोग उतार भी सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे एंड हो चुका है। तो आप लोग पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर पढ़ना है या फिर शुरू से पढ़ना है, तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर का यहाँ तक, जो कि 8 या 10 मिनट हो चुका है, यहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखेंगे, First point is that the term heterotrophics या फिर heterotroph is derived from two Greek word, that is heteros and other, other नहीं, heteros का मतलब ही other होता है, and other one is troph जिसका मतलब होता है nourishment। वहां पे हम लोग देखे थे ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब क्या देखे थे, सेल्फ नॉरिशमेंट, या फिर सेल्फ फीडर बोलते थे ना, या फिर सेल्फ सिंथेसाइजर बोलते थे, हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स को। इतना सारा पढ़े थे। उसके अंडर में पढ़े थे केमो ऑटोट्रॉफ्स भी पढ़े थे कि नहीं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी पढ़े थे, उनका पार्ट पढ़े थे। अब हम लोग बेसिक चीज यहां से पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको भी पूरा अंत तक देखें, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पहला डिफिनेशन, हेटेरोस मीनिंग अदर, एंड द नेक्स्ट इज ट्रोफ मीनिंग नॉरिशमेंट।
फिर उसके बाद दिया डिफिनीशन के बारे में लिखा हो, जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइन बाय लाइन हम लोग लेक्चर पार्ट को कवर करते हैं, एक भी टॉपिक एक भी पॉइंट नहीं छूटता है। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में चलकर, ठीक है। तो ये आप लोग बस ऐसे ही देखते रहिए। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं देयर फूड फ्रॉम अदर डेड और डिकेइंग, या फिर ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट। हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन इज अ डिपेंडेंट प्रोसेस या फिर डिपेंडेंट न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉप क्या था स्टूडेंट? डिपेंडेंट नहीं था। मतलब वहां पे अगर देखें तो CO2, H2O और फिर बोल सकते हैं सनलाइट, ये सब तो लेता है बट किसी पे डिपेंड तो नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स में देखेंगे, इनका भी टाइप पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक हुआ, होलोजोइक हुआ, पैरासाइटिक हुआ, सब टाइप को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी का देखेंगे ये किसी पे डिपेंड होते हैं, या तो होल डिपेंड होंगे या फिर लेन देन वाला काम चलेगा। हो सकता है कि तुम दो हम भी देते हैं, उसी से काम चला लेते हैं, ऐसा भी होता है, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर द थर्ड पॉइंट इज दैट द ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। सेम चीज वहां पे पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, तो वो चीज यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉप्स के बारे में। फॉर एग्जांपल एनिमल नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। देखो वहां पे प्लांट्स पढ़े थे, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्लांट्स बोलेंगे तो ग्रीन प्लांट्स बोलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी, मतलब यहाँ पे प्लांट्स ये भी है बट नॉन ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर बैक्टीरिया भी यहाँ पे आ जाता है, तो ये हेटरोट्रॉप्स में आ गए। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट क्या है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉपिक्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। यहाँ पे एक स्लैश आप लोग खुद से लगा दीजिएगा। डायरेक्टली डिपेंड हो सकता है, इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकता है फॉर देयर फूड, thus they are also called consumers, इसीलिए इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। और ऑटोट्रॉप्स को क्या बोलते थे स्टूडेंट, ये भी चीज आप लोग कमेंट में बताइए। मतलब अभी तक 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन आई थिंक अराइज हो चुका है, इतना ही 10 मिनट में, तो चारों का आंसर आप लोग बताइए। आगे भी क्वेश्चन अराइज होते रहेगा, उसका भी आप लोग आंसर बताते रहेंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर बोलते हैं, वहां ऑटोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आगे स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे फिर क्या है हम लोग का सेप्रोट्रॉपिक। अब देखिए यहाँ से हम लोग का टाइप आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वहां पे केमो ऑटोट्रॉप्स और फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़े थे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक में क्या लिखा हुआ है। सॉरी लिखा नहीं, अभी फिगर हम दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका बैक्टीरिया, जो कि बैसिलस से रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। बैक्टीरिया में भी अलग अलग स्टेप होता है, ठीक है। तो ये सब सेप्रोट्रॉपिक में आता है। ये ब्रेड मोल्ड आप लोग देख रहे हैं, ब्रेड है, खाने वाला तो नहीं है क्योंकि इसमें ब्रेड मोल्ड आ चुका है, ठीक है। मोल्ड इसको बोलते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। घर में भी पावरोटी ब्रेड वगैरह जो रखे रहते हैं, तो देखते हैं कि ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्रीनिश टाइप का, फंगस टाइप का उस पे आ जाता है। वही चीज यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग एक और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर मशरूम का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट्स। तो हम लोग को पॉइंट्स जानना है, फिगर तो बस ऐसे ही बता दिया गया है। यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे सेप्रो और ट्रॉपिक। मैंने शुरू में ही बताया है कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आप लोगों को मिलते हैं पूरा वेल डिफाइन करके, देखिए एक एक चीज तोड़ के बताया जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर शेयर करते हैं, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इससे। तो सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, ट्रोपोस का मतलब होता है फीडर, मतलब रोटेन फीडर, ठीक है। रोटेन फीडर को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ये चीज याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद डिफिनीशन, सभी का डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, और प्लांट्स या फिर एनिमल, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। प्लांट और एनिमल से जो डेड और डिकेइंग मैटर से जो प्राप्त करने वाला, ये चीज कहां पे किस में आता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, दे ड्रॉ देयर फूड फ्रॉम रोटेन लीव्स। ये कहां से फूड आते हैं, रोटेन लीव से, मतलब सड़े हुए बोल सकते हैं, लीव्स हो गया। डेड एनिमल से, हाउस होल्ड गंदगी वगैरह से ये सभी चीज प्राप्त होते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सेप्रोट्रॉप्स ये सभी चीज से अपना फूड प्राप्त करते हैं, भोजन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट
दे परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन, मींस डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे डाइजेशन क्या हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल डाइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब आप लोग 10th क्लास में जो आप लोग ये टॉपिक, अभी हाँ टॉपिक तो चल ही रहा है, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन वाला पार्ट, वहां पे देखेंगे आप लोग बताइएगा एक्सटर्नल इंटरनल डाइजेशन, ठीक है, फिर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये सभी चीज को आप लोग डाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग जरूर कवर करेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर व्हिच डाइजेस्ट देम एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। क्या लिखा हुआ है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालते हैं बॉडी से और निकाल के डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे उसका उपयोग करते हैं, उस पे उसका बोल सकते हैं एक तरह से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, व्हिच डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ही है डाइजेस्ट करना। जैसे हम लोग के बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए, जब आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ह्यूमन वाला, वहां पे हम लोग कवर करें डाइजेस्टिव एंजाइम 5 तरह का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारा होता है। तो सैलिवरी एमाइलेज हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम आता है जो सैलिवा से निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाइल होगा जो लीवर से आता है, ऐसे ही करके पैनक्रियाटिक जूस हो गया, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में भी वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक का, जो कन्वर्ट करता है सिंपलर को, सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कन्वर्ट इनटू सिंपलर में और सॉल्युबल में, जो कि इजीली वैसे घुल जाए बॉडी में, इजीली वैसे एब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेशन का मतलब हुआ डाइजेस्ट होके, डाइजेशन जो पार्ट है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो आपका फूड है, वो डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब हो जाना बॉडी में, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने इतना देख लिया, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिस सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन इजीली बी अब्सॉर्ब्ड बाय द मेनी फंगी लाइक मशरूम, मोल्ड, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन इजीली बी अब्सॉर्ब। अभी बात की है डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन आता है, फिर आता है आपका एसिमिलेशन, फिर आता है आपका इजेशन, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर आपका इजेशन, इजेशन या फिर एक्सक्रेशन उसको भी कभी कभी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया बाय द मेनी फंगी लाइक मशरूम, मोल्ड, मशरूम का वहां पे स्ट्रक्चर देखे, मोल्ड भी देखे, ईस्ट भी हो गया, यहाँ पे ईस्ट में भी बहुत सारा फंगी होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ही इजीली वैसे कर लेते हैं, जैसे डिफ्यूजन बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस के थ्रू, एक्सचेंजिंग होता है फूड मटेरियल्स का, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हम लोग का होगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यहां से स्टार्ट करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में देखेंगे ये कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, राउंड वर्म है, ये राउंड वर्म है, टेप वर्म है, इंटेस्टिनल वर्म भी जिसको बोलते हैं, ये सब देखो यहाँ पे ऐसे करके पाया जाता है। ये जो वर्म है ये आंख में भी होता है, ठीक है, आंख के जो मस्कुलर जो पार्ट है वहां भी, और दिखते हैं इजीली क्लियर दिखेंगे, एकदम हल्का सा दिखेगा लेकिन दिखेगा। ये सिर्फ पैर में ही नहीं, बॉडी में भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दोनों का लगभग सेम ही है। इंटेस्टिनल वर्म, ये जो टेपवर्म जिसको बोलते हैं, टेनिया जिसको बोलते हैं, ये स्कैरिज हो गया, ठीक है, बहुत सारा है, आगे भी बहुत सारा पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोगों को क्लास, सीनियर क्लास में। ये प्लाज्मोडियम है, और यहाँ पे लिच देखेंगे, ठीक है, ये पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो में होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, फिर पारा का मतलब होता है अदर्स। पैरासाइटिक जो हम लोग देख रहे हैं, पारा का मतलब अदर्स होता है। It is a type of nutrition in which the organism parasites live on or inside the body of the other living organism host. जिसको क्या बोलते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसको होस्ट बोलते हैं। A parasites obtain food and shelter from the host and in return gives no benefit to the host. जो बेनिफिट यहाँ पे होस्ट को नहीं दे, इजली वे में लिखा हुआ है पैरासाइटिक का मतलब। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि पैरासाइट ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर्स फ्रॉम अदर होस्ट, होस्ट से लेता है, मतलब जिस पे डिपेंड होता है, एंड इन रिटर्न गिव्स नो बेनिफिट, फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं देता है उस होस्ट को, मतलब लिया उसको दिया कुछ नहीं। इट यूजुअली हार्म्स द होस्ट, इट इज फाउंड इन मेनी फंगी बैक्टीरिया, few plants like Cuscuta amarbel and Viscum, and some animals like Plasmodium, Malarian parasites, hookworm and roundworm. Other parasites are ticks, lice, लीचेज एंड टेपवर्म। जो टिक्स हो गया, लाइस हो गया, जो हम लोग के बालों में होता है, ठीक है, टिक्स भी बॉडी में होता है, छोटा बहुत कीड़ा टाइप का। टेपवर्म हो गया, लीचेज हो गया, जिसको जोक भी हम लोग बोलते हैं। ये सभी चीज यहाँ पे पैरासाइटिक्स में हम लोग देख लिए। यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट, दो चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।
तो एक्टोपैरासाइट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटर्नल, एक्टो का मतलब एक्सटर्नल, इंडो का मतलब इंटरनल, ये चीज हम लोग को याद रखना है। दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, बाहर की तरफ से होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट आर लीच, बेड बग एंड मॉस्किटो। क्या क्या हो सकता है, लीच हो सकता है, बेड बग हो सकता है और मॉस्किटो हो सकता है। ये चीज हम लोग का हम एक्टोपैरासाइट में देखें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर टेम्पोररी और पीरियोडिक एक्सटर्नल parasites which visits their host for obtaining nourishment, जो कि नॉरिशमेंट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेम्पोररी या पीरियोडिक एक्सटर्नल, मतलब टेम्पोररी भी हो सकता है, पीरियोडिक, पीरियड मतलब पीरियड का मतलब सीजनली भी बोल सकते हैं, which visit their host for obtaining nutrition, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए होस्ट के ऊपर आते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल कंप्लीट प्लांट पैरासाइट इज कसकट्टा। देखो कंप्लीट मतलब परमानेंट, ये कसकट्टा जो हमारे बेल जिसको बोलते हैं, बोटानिकल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, which obtained food, ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट, जो कि होस्ट के बॉडी से प्राप्त करता है थ्रू शकिंग रूट्स, रूट को सक करके, ठीक है, कॉल्ड हॉस्टोरिया, इसको सकर्स भी बोलते हैं, हॉस्टोरिया इसका नाम लिखा हुआ, जो रूट्स, जो सकिंग रूट्स होते हैं। अदर प्लांट्स पैरासाइट्स आर विस्कम, लोरांथस एंड रेफ्लेशिया, ये भी सब आप लोग याद रखिएगा। एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, एक्टोपैरासाइट यहाँ पे समझा दिया गया, उसका कुछ एग्जांपल दिया गया। अब इंडोपैरासाइट अगर देखें स्टूडेंट यहाँ पे तो क्या होगा, जस्ट सिंपली उल्टा इसका, इंटरनल पैरासाइट दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड मे कॉज डिजीजेस इन देयर होस्ट, क्योंकि अंदर रहता है डिजीज करने का यहाँ पे चांस ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द डिजीज कॉजिंग पैरासाइट आर द पैथोजेंस, एग्जांपल प्लाज्मोडियम which causes malaria, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोल सकते हैं यहाँ पे, ट्राइपेनोसोमा which causes sleeping sickness, मतलब स्लीपिंग सिकनेस का मतलब हुआ स्लीपिंग के कंडीशन को बिगाड़ देगा, आपको एक एक घंटा पे नींद नहीं आएगा। ठीक है, सोए रात को 1 घंटा बाद नींद टूट गया, फिर 2 घंटा बाद नींद लगा, फिर 1 घंटा बाद टूट गया, आधा घंटा बाद, स्लीपिंग सिकनेस आपका पूरा टाइम टेबल ही बिगाड़ देगा। एंड लेस्मानिया which causes काला जर, जो काला जर को कॉज करने वाला डिजीज है, जो कि आप लोगों को ये सभी चीज क्लास 9 में पढ़ाया गया है। आप लोग जाके व्हाई डू यू फॉल चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी चैप्टर जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, वहां पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रोटोजोवन पैरासाइट, ये सभी प्रोटोजोवन के पैरासाइट आते हैं। सम अदर इंडोपैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट एस्केरिज, टैपवर्म्स एंड फेसियोला, लीवर फ्लो, ये एस्केरिज और टैपवर्म अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, इंटरनल पैरासाइट्स वो होते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्टो और इंडो। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन आज के लास्ट के क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही फिर इसका आगे का हम लोग वीडियो भी कंप्लीट करेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे होल और फिर एनिमल, जू का मतलब ये होता है होल एनिमल। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन वहां पे रह गया था, यही है 5वां नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? सेप्रो SAPR, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ये आप लोग को भी, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां पे देखेंगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड होलोजोइक। होल पूरा बॉडी मतलब पूरा डिपेंड हो जाएगा, होल देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो फूड में भी होल प्लांट्स हो सकता है, होल एनिमल्स हो सकता है, या और देयर पार्ट्स हो सकते हैं। सॉलिड फूड इज टेकन थ्रू द माउथ, सॉलिड फूड यहाँ पे माउथ से जाएगा, इसको इंजेक्शन बोलते हैं, इसलिए इंजेस्टिव न्यूट्रिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को इंजेक्शन बोलते हैं। जब माउथ में कोई फूड आ गया उसको बोलेंगे इंजेक्शन। विच इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी सेल, बॉडी सेल में ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होने के बाद देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन बोलते हैं, जो सब पूरे बॉडी में इजीली वैसे बढ़ जाना, पूरे सेल तक पहुंचना, वही पार्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। यहाँ पे देखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट्स द एनिमल हैविंग होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट कैन बी हर्बीवोर्स काइंड। तो यहाँ हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, फिर इसके बाद ये और एक एग्जांपल है, यहाँ पे सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेप्टोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है, और हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा है कि कौन कौन से एनिमल्स है, ये भी पढ़ लिए हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब आया न्यूट्रिशन इन एनिमल हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मोड तो हम लोग पढ़ ही रहे थे,
अब एनिमल में मेनली हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन वाला जो मेन पार्ट होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसका एक अलग सा लेक्चर बनेगा। वो तो 1 घंटा से ऊपर का होना ही है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टफ है, उसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा आप लोगों को। तो वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, इसके बाद उसी का लेक्चर आने वाला है। इस वीडियो में देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज लिखा हुआ है, वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, एनर्जी इज नेसेसरी फॉर देम वेदर दे आर वर्किंग और एट रेस्ट। लिखा हुआ है यहाँ पे एक चीज, जो चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप रेस्ट पे रहो या कोई काम करो, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बॉडी में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक एक्सक्रेशन, इजेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस हो गए। या फिर कोई एक्टिविटी की है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, कैटाबॉलिक हो, एनाबॉलिक हो, कहीं घूमने गए, कुछ भी, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रहा है बॉडी में, तो ये सभी चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। दिस एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहाँ से आता है? फूड के तोड़ने से। फूड को जब ब्रेक डाउन करेंगे, जो फूड हम लोग बॉडी में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ जाता है चेंज होकर, उसके बाद जो टूटता है, स्मॉलेस्ट जो सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट या फिर सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स में बदलता है फूड का, तब हम लोग को एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी एटीपी के रूप में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, वही एनर्जी का यूज करके सेलुलर वर्क होता है, जो भी बॉडी में होगा, या फिर जितने सारे प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, वो सभी वर्क करते हैं उसी एनर्जी के सहारे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, all the animals depend on their surroundings for their food requirement. This depends on 2 factor। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एनसीईआरटी में ये दोनों पॉइंट एकदम हूबहू तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा वहां पे और टफ में दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा आसान भाषा में लिखा हूं, इसको जरूर आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द, यहाँ पे ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन से जो एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होगा, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। दिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर द एनिमल्स डिपेंड्स, ऐसा करके पूछा जाएगा, फॉर देयर फूड ऑब्टेनिंग या फिर ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, फूड को ऑब्टेन करने के लिए, फूड का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन से 2 फैक्टर है, उनका चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज दैट द टाइप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। समझने की यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, टाइप, उसका कैसा टाइप है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी मतलब बोल सकते हैं शेप वगैरह के हिसाब से, साइज बड़ा है, छोटा है, टाइप कैसा है, कितना अवेलेबल है, ज्यादा है कि कम है, उस हिसाब से फूड मटेरियल का यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक फैक्टर बन रहा है। सेकेंड फैक्टर क्या है? द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। क्या मतलब रणनीति है फूड को ऑब्टेन करने की, इस पे डिपेंड करता है। ये 2 पॉइंट हो गया, अवेलेबिलिटी एक स्ट्रेटेजी। ठीक है, अवेलेबिलिटी के साथ साथ टाइप्स भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का हो गया टॉपिक का, हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ फूड, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 3 टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। यहीं तक हम लोग का नहीं, यहीं तक नहीं, इसके पहले भी हम लोग देखे हुए थे। ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे शायद पिछले वाले लेक्चर में भी। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं क्या क्या है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ये आपका ओमनिवोर। तो ये भी बहुत आसान है, इसको समझना बहुत इजी है। बस जो न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट होगा, वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। वो वीडियो भी जो बहुत जल्दी ही आएगा। ये वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, लाइन बाय लाइन लेक्चर के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, सभी वीडियो को देखिए और पूरा समझने का ट्राई कीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग वहां पे उसका आंसर दिया कीजिए। अभी तक इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 के आंसर दीजिए, फिर आगे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका भी आंसर दीजिएगा। हर्बीवोर्स के बारे में देखेंगे, जो कि हम लोग छोटे छोटे क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 से ही। हर्बा का मतलब होता है प्लांट, जो कि लैटिन वर्ड में बताया गया है। वोरेरी का मतलब होता है ईट, ये वोरेरी तीनों में आएगा, देखिए तीनों में आएगा। हर्बा का मतलब प्लांट ईटर, मतलब प्लांट को जो खाने वाला हो गया, उसी को बोलता है हर्बीवोर्स। लिखा हुआ है दिस आर द एनिमल्स व्हिच फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट, डायरेक्ट प्लांट पे या फिर प्लांट्स के पार्ट पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल ग्रास हॉपर, रैबिट, डियर, काऊ, बफेलो, ये सब एग्जांपल यहाँ पे दिए, आसान सा चीज दिया हुआ है। ठीक है, कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्निवोर्स के बारे में देखेंगे क्या लिखा हुआ। कार्नी का मतलब फ्लेश और वोरेरी का मतलब ईट, मतलब फ्लैश ईटर बोल सकते हैं। यहाँ पे प्लांट ईटर बोले थे, तो यहाँ पे तो भी वही चीज को डिफाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ हो, क्या लिखा है, दिस आर द एनिमल व्हिच फीड ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे के एनिमल के फ्लेश पे डिपेंड हो, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स। इसको याद रखिएगा, प्रीडेटर्स इनको बोलते हैं, एज दे हंट, किल एंड फीड ऑन देयर प्रे। ठीक है, प्रे के ऊपर हमला करके उनको फीड करते हैं। ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे स्नेक हो गए, लायन हो गए,
टाइगर हो गए, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। मेनली वाइल्ड एनिमल में हमको ये कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद आता है ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल, जो सब कुछ खा सके, टू ईट। ये ईट वाला तो सब में आएगा, वोररी। यहाँ पे हम लोग देखें प्लांट, फ्लेश और इसमें ऑल। याद रखिएगा, हर्बा, कार्नी और फिर ओमनी। ठीक है, ओमनी का मतलब ऑल होता है। These are the animals which feed both on plants as well as animal। ये था प्लांट, ये था एनिमल के फ्लेश के ऊपर मेनली। ठीक है, और यहाँ पे है प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंड हो, उसी को बोलते हैं। जैसे कॉकरोच, देखिए कॉकरोच के बारे में सबको पता नहीं होगा, लगता है कि कॉकरोच नॉर्मल सा है, लगता है कि चीनी वगैरह खाता होगा, ऐसा माइंड में आता है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो लगता था ऐसा। बट बाद में जब पढ़े 11-12 में, जब कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी पढ़ाया गया, कम से कम 5-6 पेज में मॉर्फोलॉजी पढ़ाया गया था हम लोग के सर के द्वारा, वहां पे कॉकरोच का हम लोग पढ़े थे पूरा सेक्शन बाई सेक्शन करके। तब पता चला था अरे कॉकरोच तो चिकन वगैरह भी खा सकता है, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, क्रो है, कैट है, डॉग है, ये सब के बारे में तो जानते ही, लेकिन कॉकरोच के बारे में जल्दी बिलीव नहीं होता। ह्यूमन के बारे में तो तुरंत सबसे पहले बिलीव होगा सब किसी को, ह्यूमन सब खाता है, बात सही है। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। ऐसे ह्यूमन को राक्षस की कैटेगरी में भी हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही खाते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? मजाक कर रहे हैं। चलिए अब फिर आगे देखिए थोड़ा, फिर आगे क्या है? आगे है यहाँ पे टोट्स, लिजार्ड। देखिए छोटा सा हम यहाँ पे एक बार में हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान में रहेगा, इस चीज को याद कीजिएगा। टोट्स, लिजार्ड। टोट्स क्या हो गए? जो आपका बोल सकते हैं, टोट्स एक प्रजाति है। ठीक है, और एक लिजार्ड हो गया, ये भी लिजार्ड तो नॉर्मल सा जिसको बोलते हैं। स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइन वाला ईटर होता है, एंट ईटर होता है, वो हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। आर फ्रॉग के कैटेगरी का टोट्स हो गया। ठीक है, और एंट ईटर हो गया। आर इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्ट को खाने वाले। इंसेक्टिवोरस, वोररी का मतलब टू ईट, और इंसेक्ट को खाने वाले। तो टोट्स किसके कैटेगरी का? फ्रॉग का। लिजार्ड तो है ही अपना स्पाइनी। ठीक है, ये सब लिजार्ड टोट्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे डाइवर्सिटी चैप्टर क्लास 9th वाले पार्ट में। अगर वो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, क्लास 9th को भी आप लोग रिपीट कर सकते हैं, जो 10th में आ गए हैं कुछ दिन बाद ही इसी चैनल पे। इसके बाद ही नहीं, इसके बाद टिश्यू चैप्टर आएगा क्लास 9th का, फिर उसके बाद डाइवर्सिटी चैप्टर, तो आप लोग जरूर वहां भी देख सकते हैं। मंकी, बर्ड्स एंड बैट्स आर फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटर। देखिए बैट्स यहाँ पे लिखा है, एक बैट इधर भी कहीं होगा। ठीक है, तो दो जगह बैट होगा, देखो वैम्पायर बैट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मंकी, बर्ड्स और बैट्स क्या? फ्रूगीवोर, जो फ्रूट ईटर होते हैं। आप लोगों को पता है मंकी वगैरह के बारे, बर्ड्स के बारे में, बैट्स के बारे में, तो चमगादड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, याद रखिएगा, मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता है, ये चीज याद रखिएगा। लीचेज एंड वैम्पायर बैट्स आर सैंग्विवोर्स। लीचेज, वैम्पायर बैट्स और फीमेल मॉस्किटो। लीचेज का मतलब जोक, जो कि पानी वगैरह में रहता है, पैर में पकड़ लेता है, जो कि क्या होता है, पैरासाइट के रूप में हम लोग देखे थे कि नहीं, वहां पे पैरासाइट वाला केस में, तो वहां पे हो गया। फीड ऑन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये क्या होते हैं? ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स में फीड करते हैं। ठीक है, किसी वर्टिब्रेट्स के बारे में हम चर्चा किए हुए हैं। बैकबोन अगर प्रेजेंट हो तो वो वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स उसको बोलेंगे जिसमें बैकबोन नहीं हो। इसका चर्चा हम लोग वहीं डाइवर्सिटी चैप्टर में ही करेंगे, पूरा वेल डिफाइन करके। एक नॉर्मल सा एग्जांपल, एक फीचर के रूप में बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हुआ कि बैकबोन प्रेजेंट होना। ठीक है, अर्थवर्म्स आर डेंट्रिटोवोर्स, फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवर्म को पता है क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड, आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे इसका। ठीक है, फार्मर का फ्रेंड इसको बोलते हैं, ये क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जब भी हम लोग खेती वगैरह जब होता है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए फार्मर्स के फ्रेंड बोलते हैं। बटरफ्लाइज हो गए एंड मेल मॉस्किटो आर फ्लूइड फीडर। मेल मॉस्किटो फ्लूइड को ही फीड करके रह जाता है, ये कभी काटता नहीं है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया। फिर स्टूडेंट हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या क्या दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल, जैसे वहां भी हम लोग पढ़े हैं कि फिगर्स क्या क्या होते हैं, वहीं जेब्रा का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। टाइगर है, क्रो है। ठीक है, ये जेब्रा ही आप लोग को दिख रहा है ना, ऐसा नहीं तो किसी को गधा दिख रहा हो। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसमें और एक क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि लीचेज जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, पता है, लेकिन कौन से पैरासाइट? एक्टो की इंडो? पैरासाइट तो होते हैं क्योंकि पढ़ाया है, एक्टो पैरासाइट के कैटेगरी में आएंगे कि इंडो पैरासाइट की? आप लोगों को ये इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। स्टेप इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया, अब इसमें क्या क्या स्टेप होंगे उन स्टेप को देखना है, उनका डिफिनीशन देखना है। बाद में हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, वहां पे और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि ह्यूमन का ही यहाँ पे मेन पार्ट चलेगा। आगे रिस्पायरेशन पढ़ना है, उसमें भी ह्यूमन को मेन पार्ट दिखाया गया है। एक्सक्रेशन देखना, मतलब मान लो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ही हम लोग पढ़ रहे हैं,
जो कि हम लोग 11-12 में फिजियोलॉजी पार्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, वहां प्लांट फिजियोलॉजी में मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग प्लांट का भी पूरा पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन, प्लांट का भी ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10th में ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन पढ़ते हैं। देखो इंजेक्शन लिखा हुआ, इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेस्टस, टेक इन। इंजेस्टस का मतलब पहला प्रोसेस जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का। एक चीज याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को याद करना है, स्टेप बाय स्टेप बार बार बोला जा रहा है। इंजेक्शन पहला स्टेप है, ऐसा नहीं कि हम पूछा गया कि स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, इसको वर्णन कीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन दिस। तो आप लोग ऐसा नहीं कि एक्सक्रीशन पहले लिख दिए, इंजेक्शन बीच में घुसा दिए, डाइजेशन डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पहला क्या होगा स्टूडेंट, इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन इज द प्रोसेस वेयर टेक इन ऑफ फूड इन आवर माउथ थ्रू आवर हैंड्स, या फिर वैसे नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, it is the first step of holozoic nutrition. During the ingestion solid food is taken into the body generally through mouth के थ्रू ही जाएगा, ऐसा तो दूसरा कोई प्रोसेस है नहीं। वो तो दूसरे यूनिसेलुलर में बोल सकते हैं, वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, वहां भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि नहीं ह्यूमन को लेके चलेंगे, इसीलिए बोला जाता है थ्रू माउथ, या फिर और भी लगभग एनिमल्स में माउथ ही होता है। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर कैचिंग, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग कैच करने के लिए है। होल्डिंग एंड पुटिंग द फूड इनटू द माउथ, मतलब है कि नहीं, सीडोपोडियम है किसी में हैंड है, ठीक है। जैसे डॉग्स में तो हैंड नहीं, तो डायरेक्ट वैसे करके खा लेते हैं, ठीक है, मुंह नीचे करके अपना। तो ये चीज यहाँ पे हो गया। इन रियलिटी इंजेक्शन इज जस्ट ए मेथड ऑफ फीडिंग अडॉप्टेड बाय एनिमल्स। ये कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है, बस एक मेथड है जहाँ पे इंजेस्ट किया जाता है फूड को बॉडी में, मतलब माउथ के थ्रू, मतलब बोल सकते हैं माउथ में फूड को ला देना इंजेक्शन हो गया, बस इतना ही समझना है। उसके नीचे का जो प्रोसेस होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ फूड। अब देखो एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे आ गया, एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं दिया है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी भी हम लोग फॉलो करके पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी के अलावा ये जब लेक्चर अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि एनसीईआरटी आपके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी को भी बताया गया है, सब कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये लेक्चर पढ़िए, फिर जाके आप मेरा इसी चैनल पे एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, फिर देखिए, अगर नहीं समझ आए तो आप फिर मुझे बताइएगा। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फूड फीडिंग इन एनिमल्स में भी इन द टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होगा माइक्रो, एक होगा मैक्रो। देखे क्या क्या है, माइक्रोफैगी में लिखा गया है दिस मेथड इज फाउंड इन प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा एंड पारामेशियम। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में माइक्रो। मैक्रो उससे बड़ा हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना, आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग को मिलेगा कहाँ पे, ये केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, या पढ़े भी होंगे आप लोग को, जहाँ पे मिलेगा न्यूट्रिशन वाला पार्ट में, केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी में ही मिलता है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट में मिलेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये सभी चीज के बारे में। ये मेथड कैसा हो गया, प्रोटोजोन में लागू होता है, जैसे अमीबा पारामेशियम प्रोटोजोन कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो, माइक्रो मतलब फैगी का मतलब टेक इन करना, माइक्रो का मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में फूड का आना बॉडी में, ये चीज हो गई। यहाँ पे देखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मैक्रोफेजी स्टूडेंट, दिस मेथड इज फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एक नॉन कॉर्डेट्स होता है एंड सम कॉर्डेट्स, देखो लिखा भी हुआ दोनों में। इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ए लार्ज ऑर्गेनिज्म। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन जो सब चीज अगर हम बता ही दे तो फिर कुछ अधूरा रह जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप लोग कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बारे में बताइए, जैसे हम वर्टिब्रेट और अनवर्टिब्रेट के बारे में बता दिए, अब आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, श्योर है हम, ठीक है, जो भी टीचर आप लोग को पढ़ाएंगे वो जरूर पढ़ाए होंगे। इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लार्ज ऑर्गेनिज्म, आ गया कि नहीं, लार्ज ऑर्गेनिज्म, या फिर लार्ज फूड बोल सकते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ प्लांट्स बोल सकते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ फ्लेश बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब लार्ज, और यहाँ पे हो रहा है लार्ज मात्रा में, और वहां पे कम मात्रा में फूड को इनटेक किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट डाइजेशन। यहाँ पे स्टूडेंट लिखते चलिए यहाँ पे लिखते चलना है क्या, पहला हम लोग पढ़े, सॉरी एक मिनट, इंजेशन, दूसरा क्या पढ़े, डाइजेशन, पढ़े नहीं है, ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पढ़ेंगे, उसको हम लोग लिखते चलेंगे, और ये प्रोसेस वैसा ही सेम रहेगा, यही चीज ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम बोले जा रहे हैं द इंजेस्टेड फूड इज सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक सब। अब देखिए जो इंजेस्टेड फूड किए सॉलिड सब्सटेंस में आ गया। अब डाइजेशन किसी किसी को लगता है कि पेट में स्टार्ट होता है, किसी को लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किसी को लगता है कि इसोफेगस में ही हो जाता है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं बुद्धिमान, बट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। ये चीज स्टार्ट, ये चीज दिमाग में रख लीजिए, क्यों, क्योंकि माउथ में सैलिवरी एमाइलेज है जो कि सैलिवा का एंजाइम है,
उस वहां पे पाया जाता है, जिसको टायालिन भी बोलते हैं। पी से स्टार्ट होता है लेकिन पी साइलेंट रहता है, जो सुनामी में टी साइलेंट वहां पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे टायालिन बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है। सैलिवरी एमाइलेज जो कि सैलिवा का एंजाइम है, ये यहाँ से माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है। और माउथ में डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पहला ये हो गया, अंदर बहुत सारा पैनक्रियाटिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस है, बाइल है, बहुत सारा है, मिलेगा आगे। तो एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा था, मेडिकल एम्स के एग्जाम में पूछा गया है 2014 या 15 में कि कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सोचिए मेडिकल के बच्चे कुछ कुछ लगा देते हैं टिक कि यहाँ पे स्टार्ट होता है इसोफेगस में। इसोफेगस में तो होता ही नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होता है। होता कहाँ पे? स्टार्टिंग आपका माउथ से। कैसे? ग्रिंडिंग के द्वारा, क्रशिंग के द्वारा। किसके थ्रू? टीथ के थ्रू उसका स्वेलो किया जाता है। किसके थ्रू? आपका जो टंग हो गया, मस्कुलर टंग, उसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है सिंपलेस्ट कंपाउंड में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस नीड टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म। डिफ्यूजिबल का मतलब जो डिफ्यूज हो जाए इजीली वैसे बॉडी में, बाद में चलकर डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब भी होना चाहिए ना बॉडी में, फिर एसिमिलेशन होगा। So they can be used by the organisms for getting energy। ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो, ताकि एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगा तभी दूसरा फंक्शन हो पाएगा। देखो लिखा हुआ डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड। इनसॉल्युबल मतलब जो घुले नहीं, जो मिले नहीं, जो डिफ्यूजिबल नहीं हो, इनडिफ्यूजिबल फूड बोल सकते हैं। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द soluble form, that can be converted in the, बोल सकते हैं यहाँ पे, diffusible form। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मैंने कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में तोड़ दो तो वो हो गया डाइजेशन। फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ईटा को, बड़ा ईटा को छोटा ईटा में तोड़ दो, अब बोल दो डाइजेस्ट हो गया, तो फिर डाइजेशन तो थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो पार्टिकल है, वो तो पार्टिकल टूटा। यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे फूड का बात कर रहे हैं, तो डाइजेशन फूड में आता है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स को सिंपलेक्स में तोड़ के नहीं बोल सकते कि डाइजेशन हो रहा है। बॉडी का पार्ट बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डाइजेशन बोल रहे हैं। फिर आगे देखेंगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। द डाइजेशन ऑफ फूड कंसिस्ट ऑफ फिजिकल चीविंग एंड ग्रिंडिंग। देखो आ गया बात, चीविंग चबाना, ग्रिंडिंग तोड़ना, क्रश करना, ठीक है, एंड केमिकल एंजाइमेटिक एक्शन प्रोसेस। देखो यहाँ पे दो चीज है, ये है फिजिकल, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा भी हुआ है तो बहुत अच्छा। यहाँ पे हम मतलब सब कुछ हम लिख दिए, यहाँ मेंशन कर दिए हैं। हम सोचे कि कुछ कुछ चीज यहाँ पे छोड़ेंगे ताकि क्लास में बता दे तो और इंटरेस्ट आएगा, बच्चा को भी थोड़ा समझ में आएगा, स्टूडेंट को भी। बट हम तो सब कुछ ही लिख दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखेंगे। फिजिकल और यहाँ पे केमिकल प्रोसेस, दो प्रोसेस होता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे चीविंग एंड ग्रिंडिंग, जो फिजिकली शारीरिक रूप से, और केमिकल एंजाइमेटिक वही डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि पहला डाइजेस्टिव एंजाइम यही माउथ में मिलेगा सैलिवा के द्वारा, सैलिवरी एमाइलेज या फिर टायलिन बोलते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे फिर देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिर आगे क्या दिया हुआ है। It is of two types, one occurs inside the cell, intracellular। कल के क्लास में मैंने बताया था कि पढ़ना है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, पढ़ना था कि नहीं, वहां पे बोले थे। इंट्रासेलुलर फाउंड इन प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा में इंट्रासेलुलर होता है। अब देखो ये किसी बच्चे को समझ में नहीं, इंट्रासेलुलर का लगेगा मतलब कि बॉडी के अंदर, बात सही है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर यहाँ पे सिंगल सेल, एक ही सेल है, एक ही सेल, जब बॉडी के अंदर एक ही सेल है, बॉडी के अंदर ये डाइजेशन हो रहा है तो इंट्रासेलुलर ही ना बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे हो गया। और एक चीज, तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंट्रासेलुलर को आप बोलेंगे बॉडी के अंदर, तो हम लोग में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है जो अभी लिखेंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्स्ट्रा सेलुलर आप बोले तो बॉडी के बाहर होना चाहिए। तो बाबू बॉडी के बाहर नहीं, वो सेल के बाहर होगा। बात समझ में आ रही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और फिर इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर, सेल के अंदर, बॉडी के बाहर से नहीं लेना देना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, सम एनिमल्स स्पॉन्जेज एंड सम पार्टिकुलर सेल्स। स्पॉन्जेज जो पोरीफेरा फैमिली से बिलोंग करता है, पोरीफेरा फाइलम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में डाइवर्सिटी चैप्टर में। एंड सम पार्टिकुलर सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म व्हाइल द अदर ऑकर्स इन द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैविटी होता है, गट होता है, ठीक है। पोरीफेरा जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पोरीफेरा का। पेन ये धोखा क्यों दे रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे गट टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, गट टाइप का ऐसा, इसके अंदर ऐसा करके, ठीक है। ये बताएंगे, फिगर आगे 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा चैप्टर। तो वहां पे गट में ही एलिमेंट्री कैनाल जो बोला जा रहा है यहीं पे होता है। इन द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि सेल में नहीं हो रहा, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन में भी होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, यही गट के थ्रू होता है कि नहीं, तो वो चीज हो गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो पोरिफेरा हम लोग में क्या अंतर है, कुछ कुछ चीज में ऐसा अंतर है कि हम लोग में दोनों तरफ से ओपनिंग है, किसी किसी में एक तरफ से ओपनिंग होता है, किसी किसी में दो तरफ से, नाइडेरिया वगैरह हो गया, तो बहुत सारा क्लास फाइलम पढ़ेंगे हम लोग वहां पे समझेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोर ऑर्गेनाइज एनिमल लाइक नाइडेरियंस, देखो नाइडेरियंस का बात आ ही गया यहाँ पे, ठीक है, अभी जो बता ही रहे थे। नाइडेरियंस ऑल्सो कॉल्ड सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट फाइलम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ऑरेलिया, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैव डेवलप्ड सैक लाइक कैविटी, सैक की तरह का कैविटी बनेगा, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, जीवीसी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। शायद जीवीसी का चर्चा हम पहले किए हुए हैं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। ग्लैंड सेल सेक्रेट एंजाइम्स, यहाँ पे ग्लैंड सेल जो होंगे वो सेक्रेट करेंगे एंजाइम को, ऐसे हम लोग के बॉडी में ग्लैंड एंजाइम को सेक्रेट करता है। In this cavity and digest food extracellularly, this kind of digestion which occurs inside the cavity, cavity के अंदर हो, is known as intercellular और extracellular digestion। इंट्रा और इंटर में अंतर है कि नहीं? इंट्रा हो गया सेल के अंदर, इंटर हो गया सेल के बाहर। अब वो वाला इंटर नहीं जो मैट्रिक इंटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? एब्जॉर्प्शन। तो चलो भाई यहां भी अब ऐड कर दे एब्जॉर्प्शन। 3 पॉइंट पढ़ लिए कि नहीं अभी तक? बहुत खुशी की बात है, चलो 3 पॉइंट पढ़ लिए। एब्जॉर्प्शन में देखेंगे इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट फूड हुआ उस डाइजेस्ट फूड का ही यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। मतलब यहाँ वाला का चर्चा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ का चर्चा यहाँ पे, फिर ये वाला का चर्चा फिर एसिमिलेशन में, एसिमिलेशन का चर्चा कहाँ पे? यहाँ पे इजेशन या फिर एक्सक्रीशन में। मतलब दूसरे नंबर पे मतलब पहला वाला ठेल दे रहा है, तुम ले जाओ, अब तुम्हारा काम है। दूसरा वाला फिर तीसरे को दे रहा है, चलो अब तुम्हारा काम है। तीसरा वाला चौथे को दे रहा है। तो वैसे ही अब बी नंबर डाइजेशन, अब क्या बोल दिया? एब्जॉर्प्शन को दे दिया। एब्जॉर्प्शन का काम क्या आ गया? प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेशन होने के बाद जो फूड बचा वो दे दिया किसको? एब्जॉर्प्शन को। चलो अब तुम्हारा काम करो। अब स्मॉल एंड सोल्यूबल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट से ही डाइजेस्टिव यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन होना। एलिमेंट्री कौन सा डाइजेशन, कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है? जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल पूरा जो बोला जाता है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड, ब्लड नहीं बोल के ब्लड वेसल बोल सकते हैं, कैपिलरीज बोल सकते हैं, ठीक है। जो ब्लड कैपिलरीज में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टरीज, वेन वगैरह, वो यहाँ पे हो जाएगा ब्लड वेसल में, ठीक है। द एब्जॉर्ब फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये नहीं कि मान लो तो अंदर का बहुत सारा सेल है अलग अलग, किसी सेल को जबरदस्ती एकदम ठेलते जा रहे हैं, भाई तुम रख लो, अब इधर फुल हो गया है, तुम रखो तुम रखो, ऐसा नहीं होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वली बटेगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तभी, आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए, इनएडेक्वेट भी, कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज को ध्यान में रखना है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बॉडी का सेल ही डिसाइड करेगा कि कहाँ किसको भेजना है, कितना भेजना है। एसिमिलेशन इज द फोर्थ पॉइंट हियर। अब एब्जॉर्ब फूड का एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन, ठीक है। क्या लिखा है इसमें पढ़ेंगे, एकदम आसान सा टॉपिक है। तो प्रोसेस, बहुत बच्चे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में नहीं डिफरेंस समझ पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इजीली वे में हम लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड, यहाँ डाइजेस्ट फूड, यहाँ एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड इज कन्वर्टेड टू प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ये वर्ड पता है कहाँ दिया है? एनसीईआरटी में भी दिया है। पेज नंबर तो नहीं याद है, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तब आप बोलिएगा हाँ सर सही बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। और ये मैंने शायद थर्ड पार्ट में भी पढ़ाया है प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, वो एनसीईआरटी वाला आप लोग जाके जरूर देखेंगे। फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, एनर्जी के लिए, रिपेयरमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, इस सभी चीज के लिए यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। बात समझ में आ गया? एसिमिलेशन भी ऐड कर दिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे ड्यूरिंग एसिमिलेशन, एसिमिलेशन की वक्त की बात बोली जा रही है। सेल्स यूज एब्जॉर्ब फूड फॉर एनर्जी, सेल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब फूड को, ये एब्जॉर्ब, ठीक है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब फूड को यूज करता है फॉर एनर्जी एंड मेकिंग मटेरियल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। मटेरियल बनाता है ताकि उससे ग्रोथ में हेल्प हो, रिपेयरमेंट में हेल्प हो, एनर्जी से बहुत सारा सेलुलर वर्क हो, ये सभी चीज यहाँ पे हो गया स्टूडेंट। एसिमिलेशन का थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एनिमल्स विद ए डेफिनिट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
डिफिनिट डाइजेस्टिव फिक्स्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ पे होगा, हैव डेवलप, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का जगह छूट गया है, ठीक है, उसको आप लोग स्पेस बना लीजिएगा, हैव डेवलप ए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, BVS वहां पढ़े थे, BVC यहाँ पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर कैविटी था, यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, याद रखिएगा सब चीज को, मिला मत दीजिएगा, फॉर सर्कुलेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड, सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन पूरा बॉडी में, इसी को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, यहाँ पे एसिमिलेशन का ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, ये भी पार्ट है, बट इसको हम लोग 5 पार्ट ही मेन पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रिशन वो सब भी पढ़े उधर कि नहीं, यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट में भी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन भी एक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ही है प्लांट में, जाइलम फ्लोएम के थ्रू वाटर जाना, कंडक्ट होना वेसल्स के थ्रू, ये भी ट्रांसपोर्टेशन ही है, तो ये सभी चीज यहाँ पे हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आगे चर्चा करेंगे, तब तक यहाँ पे देखते हैं blood vascular system for circulation of the absorbed food substances to different part of the body, यही चीज फिर से लिख रहा है, different part of the body को चला जाता है, ताकि उनको जरूरी होता है, जरूरी तो होगा ही भाई, सबको जरूरी होता है, तो सेल को भी क्यों नहीं जरूरी, सेल को अगर जरूरी ना हो तो फिर तो हम तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, कोई काम ही नहीं होगा, सेल आज फंक्शन कर रहा है तभी वर्क कर पाएगा, ऐसा कभी घमंड मत रखिए हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, वो कौन कर रहा है, आपका सेल कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप एक का बॉडी है आपका, आपके अंदर का जो भी सेल है, टिश्यू है, वो फंक्शन कर रहा है, उनको फूड मिल रहा है, आप खा रहे हैं, स्टोमक में फूड जा रहा है, स्टोमक आपका भर रहा है, पेट निकल गया तो मतलब स्टोमक में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, कहाँ आता है, स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वहां से कहा जाता है, सेल को ही जाता है, लास्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, सेल को क्यों बोला जाता है, अब बात समझ में आ रहा है सब, क्यों क्यों बोला जाता है, तो ये सभी पॉइंट हो गया, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या आएगा इसमें, 4 प्रोसेस तो पढ़ लिया, अब आएगा इजेशन, लैटिन वर्ड इज नोन एज इजेस्टस, जैसा कि इंजेस्टस पढ़े थे इजेशन में, तो इजेशन में इजेस्टस डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज होना, बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना, चलो वही चीजों का जो भी समझ लो तुम लोग, बहुत होशियार हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ द इंजेस्टेड फूड, अब आ गया कि नहीं जो बात हम बोले थे, इसका इसको आया, इसका इसको आया, एब्जॉर्प्शन में क्या पड़े, ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन में क्या पड़े, ए पार्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन में क्या पड़े, ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन में क्या पड़े, ए पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन फूड, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड, शुरू से लेकर पूरा अभी तक का, एसिमिलेशन भी उसी में है, ठीक है, उसी में है, तो पूरा का लेके अब इजेशन बन गया यहाँ पे क्या, राजा, कि चलो भाई हमको सब सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सब तो एक दूसरे को कर रहा था, यहाँ सब कोई कर रहा है इजेशन को, लास्ट इजेशन ही होगा, एक्सक्रीशन जिसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ इंजेस्टेड फूड, इंजेस्टेड फूड का ही पार्ट है, क्योंकि इंजेशन हुआ उसके बाद से वहां से बढ़ गया डाइजेशन, डाइजेशन होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होगा, होगा कि नहीं, तो डाइजेशन ही नहीं हुआ, बहुत सारा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया वही बोलते हैं इजेशन में वो काम आता है, वही इजेशन से निकलता है, इजेशन के प्रोसेस में डिस्चार्ज होने वाला वही अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब हम लोग क्या बोले यहाँ पे, इंजेस्ट किए, माउथ में रखे, डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्रशिंग वगैरह हुआ, स्वेलिंग हुआ, सब कुछ सलेबरी एमाइलेज मिला, ठीक है, इतना समझ लिए, जैसे ही डाइजेस्टेड फूड अंदर गया तो ये अनडाइजेस्टेड भी जाएगा साथ में, लेकिन वो तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो डाइजेशन के बाद से यहाँ तक आके ये सब प्रोसेस होगा अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, उसके साथ तो डाइजेशन भी नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डाइजेशन एक तरफ हो गया, डाइजेशन के नीचे का ये सब प्रोसेस चला, एक तरफ बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, उसके नीचे कोई प्रोसेस नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, इजेशन में आएगा, जो डिस्चार्ज बोला गया है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, सब चीज समझिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है, अगर चैप्टर ये पढ़ चुके हैं कहीं दूसरे जगह पे या स्कूल में पढ़ा दिया गया है तब भी इसको देखिए, क्योंकि ये बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये हैंड नोट्स जो अपने हाथ से हम लिखे हुए हैं ये आपको बता ही देते हैं कैसे ये बना है नोट्स, जब मैं बाहर पढ़ता था उस समय का मेरे पास बुक कॉपी किताब जो भी है मेडिकल्स का मैं तैयारी करता था, तो मेरे पास अभी भी जो सर लोग नोट्स लिखवाए थे, सर लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो वो नोट्स जो लिखवाए थे उनका नोट्स से कुछ आपके बोल सकते हैं एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, कुछ बुक्स से, कुछ इंटरनेट से, बहुत सारे चीज से मिला के ये नोट्स, बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार किया गया है, जो मेरे टाइम में भी ऐसा नोट्स हमको नहीं मिला था, 9th 10th 11th 12th में मिला था, लेकिन 9th 10th में नहीं मिला था, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इजेशन, सॉरी utilized by the body, digest or utilized by not digest, sorry, not digest or utilized by the body, the process of removal of undigested food, removal of undigested, not digested, undigested food in the form of fecal matter is known as egestion, मतलब बाकी डाइजेस्ट हो गया, वो एनर्जी दे दिया, वो बॉडी में काम आ गया, जो बच गया पूरा कचरा वो हो गया इंजेशन, इजेशन, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इसी को बोलते हैं, फेकल मैटर के रूप में या फिर फेसेस भी बोलते हैं, ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोन्स लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम अमीबा भी होता है एलिमिनेट
एलिमिनेट करना मतलब निकाल के फेंक देना। फुटबॉल वगैरह में आप लोग सुना है ना, एलिमिनेट हो गया, वो टीम एलिमिनेट हो गया, वो क्वालिफायर तक नहीं हो पाया। आईपीएल में भी सुनते होंगे आप लोग, तो वहीं एलिमिनेशन भी पढ़, अब एलिमिनेशन तो रिएक्शन भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बहुत सारा चीज से आप लोग जोड़ सकते हैं एलिमिनेट को। देयर अनडाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल्स, यहाँ पे क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड, फूड वैक्यूल्स एक फॉर्मेशन करता है, आप लोग देखे होंगे जो आपका, क्या भाई पेन इतना क्यों धोखा दे रहा है, तो ये हो गया आपका ऐसे, यहाँ पे जब फूड आता है तो फूड ये हो गया, ठीक है, ये वैक्यूल बना लेता है, फिर ये अंदर एंट्री करता है, ये हो गया आपका स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया बोल सकते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ये हो रहा, आप सुन रहे होंगे, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, लिखा हुआ फिर आगे, सिलेंट्रेट्स रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू ए सिंगल ओपनिंग, उसमें सिंगल ही ओपनिंग होता है, जिससे जाएगा उसी से आएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, जीवीसी जो वहां भी पढ़े थे, सिलेंट्रेट को नाइडेरिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। Whereas maximum number of non-chordates and chordates include human, chordate में include human आया, तो ये चीज तो आप लोग से ही पूछा गया है कि chordates non-chordate में थोड़ा सा डिफरेंस बता देना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरा अच्छा से बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तब, नहीं तो फिर हम भी इसको छोड़ देंगे यहीं पे, क्योंकि 9th क्लास में ये बता दिया गया है। इंक्लूडिंग ह्यूमन्स यूज एनस फॉर एलिमिनेटिंग, देखो ह्यूमन में क्या होता है, एनस यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एनस का बात है, बहुत बच्चे सोचेंगे कि एनस किस पार्ट को बोलते हैं, रेक्टम के नीचे, कि रेक्टम कहाँ पे होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम के साथ, किसका, ह्यूमन का जब पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस, वहां पे हम लोग पूरा डीपली एकदम पढ़ेंगे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, इसोफेगस क्या होता है, कितना साइज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज के, सब चीज पढ़ेंगे इसके बाद। तो एनस को बस याद रखिए, लास्ट पार्ट है जो डाइजेशन में यहाँ पे हेल्प, डाइजेशन के थ्रू जो इन अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो यहीं एनस के थ्रू निकल जाता है, मतलब रेक्टम के बाद एनस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, ऐसे बस अभी इतना ही बताएंगे हम, क्योंकि आगे भी बताना है, नहीं तो फिर उस वक्त पता चलेगा सबको तो पता ही है, फिर कोई ध्यान भी नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इस पार्ट को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि सेम ही वही पॉइंट है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा ये थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, काम करते हैं, न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म को आज हम लोग यहीं पे टॉपिक को क्या करते हैं स्टूडेंट, यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। थोड़ा ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, 1 घंटा से ऊपर का शायद हो गया आई थिंक, तो आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन को कवर करते हुए पूरा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो भी 1 आवर का ज्यादा का लेक्चर होगा। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd लेक्चर नंबर है, ठीक है। तो इस लेक्चर को भी आप लोग देखिए पूरा ध्यान से, और अगर नहीं देखें इसके पहले का लेक्चर तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड दोनों जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी को भी आप लोग कवर कर सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया इसी चैनल पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट एनसीईआरटी का ही बता दिया गया है, सभी चैप्टर्स को आप लोग रिकैप कर सकते हैं। अगर 9th में कहीं प्रॉब्लम आया हो तो 9th का भी चैप्टर आप लोग जाकर थोड़ा सा एक रिकवरी टाइप का बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे सोचेंगे कि सर 10th पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं जाके 9th पढ़ो, अभी हम कमजोर हैं क्या, आप कमजोर नहीं है, आप जाके 9th को भी वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाया गया है आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप 9th वाला पार्ट भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।